एडिक्ट हूँ मैं। अगर मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा तो वो मेरे को पेट दर्द करेगी। कला से हम सब परिचित हैं, पर क्या हम आर्टिस्ट से भी परिचित हो सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे पहले एपिसोड टॉक 24/7 में। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त विकास कालरा, जो एक विश्व प्रख्यात आर्टिस्ट हैं। उन्हीं की कलाकृतियां विश्व भर में बहुत सारे लोगों के पास उनके संग्रह में हैं, गैलरीज में हैं, प्राइवेट कलेक्टर्स के पास हैं। तो मिलते हैं विकास कालरा जी से। नमस्कार विकास, नमस्ते। स्वागत है आपका। नमस्ते अनुराग जी। टॉक 24/7 के सब श्रोताओं को मेरा नमस्ते। विकास, कला से सभी लोग परिचित होते हैं। हम आते जाते गैलरीज में, मॉल्स में, घरों में रोजाना आर्ट से परिचित रहते हैं। मेरे इस एपिसोड का मुख्य कारण है कि मैं चाहता हूं कि लोग आर्ट के साथ साथ आर्टिस्ट से भी परिचित हों। बढ़िया। मेरा पहला सवाल आपसे है कि सारा विश्व आपको एक आर्टिस्ट के तौर पे जानता है, बट सही मायने में कौन है विकास कालरा? देखो अनुराग, आर्टिस्ट होना एक, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही एक आर्टिस्ट है। लेकिन उसके पीछे एक इंसान होता है। और मेरा सबसे जो अपनी जीवन के अंदर एक ही चीज़ को, मैंने एक थ्रेड को पकड़ के चला हूँ हमेशा। सरल मन, सिंपल माइंड, खालीपन, एम्प्टीनेस, कि मैं क्या हूँ ये मेरे को पता होना चाहिए। जब तक अगर मैं रात को ज़्यादा खाना खा लिया तो सवेरे मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसलिए कुछ ज़्यादा चीज़ अपने पास रखता नहीं, ना दिमाग में ना शरीर में। तो खाली इंसान हूँ मैं, सरल मन हूँ, सिंपल माइंड हूँ। 52 का हो चुका हूँ, हमेशा सिंपल माइंड रहता हूँ। पर ये सरलता मैं आपकी आर्ट में तो कहीं भी नहीं देखता हूँ। वहाँ तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत बोल्ड हैं। क्योंकि जो मेरी आर्ट है वो मेरी हिम्मत है, और हिम्मत को नापने का कोई तराजू नहीं होता। सही बात। तो मेरी वो हिम्मत है, तो वो मेरे को अपनी बाउंड्रीज तोड़नी होती है। और मेरा कंपटीटर एक ही है, वो मैं खुद। ये बहुत बड़ी बात विकास आपने कही कि आपके खुद के कॉम्पिटिटर आप खुद ही हैं। हाँ। तो क्या ये आपकी आर्ट में भी झलकता है? मान लीजिए आपने आज एक क्रिएशन किया, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो एक स्कल्पचर है, क्या उसके बाद जो आप अगली आर्ट बनाते हैं वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? मतलब क्या ऐसा आता है कि आज मुझे इस पर्टिकुलर मीडियम पे काम करना है, आज मैं स्टोन पे काम करूंगा, आज मैं स्टील पे काम करूंगा, आज मैं सिर्फ कैनवस पे काम करूंगा? ये थॉट प्रोसेस जो है, ये कहाँ से आता है और कहाँ तक ड्राइव करता है आपको? देखो, आर्ट बनाते वक्त ना, आर्ट में क्या, लाइफ में भी कुछ भी चीज़ में एंट्री करना सबसे आसान काम होता है। जैसे हम आज इस पॉडकास्ट में एंट्री कर गए, ठीक। इससे एग्जिट होना सबसे मुश्किल काम होता है। किसी भी चीज़ से एग्जिट होना सबसे मुश्किल काम है। एंट्री तो सबसे सब हर चीज़ की आसान है, तो एग्जिट होना मुश्किल है। तो मेरे पास एक फार्मूला है अपना एग्जिट का। तो जैसे कि मैं कोई काम, पेंटिंग, जैसे आपने कहा पेंटिंग बना रहा होता हूँ। जैसे मैंने पेंटिंग बनाई एक 40 फुट की, बहुत बड़ी, 6 फीट बाय 40 फुट की पेंटिंग बनाई, जो दलजीत दोसांझ ने अपने कपड़ों में पहनी। अभी दलजीत दोसांझ ने अपने कपड़ों, आपकी बनाई हुई पेंटिंग को अपने कपड़ों पे पहना, अपने कॉस्ट्यूम पे पहना है। हाँ, उसका जो मैजिक गाना आया था कोर्ट स्टूडियो के साथ, उसमें उसने पहने। रियली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सभी के लिए कि और कौन से ऐसे बॉलीवुड लोगों ने पहना। करण जौहर ने पहना, आपका वो उरी का हीरो जो हमारा विक्की कौशल भाई है, उसने पहना। बहुत लोगों ने, आलिया भट्ट ने पहना, करण, जो वो उसका उनके हस्बैंड हैं रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, उसने पहना। बहुत लोगों ने पहना। कुछ फॉरेन के इंग्लिश फिल्म स्टारों ने भी पहना, इंग्लिश जो सिंगर्स हैं उन्होंने भी पहना। मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों ने पहने मेरे कपड़े, बहुत लोगों ने पहने। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू नो कि एक आर्ट का क्रिएशन हुआ, उसकी एक इमेज को आपने कॉस्ट्यूम्स के ऊपर डाल दिया। हाँ। ये थॉट प्रोसेस आपका था या किसी डिजाइनर का था या कोई एक
कॉमर्शियल एंगल इसके ऊपर रहा? जिसने ये किया वो भी एक आर्टिस्ट था, क्योंकि Okay. जो हमारे जो कपड़े होते हैं वो बड़ा शॉर्ट नोट होता है। वो हमारा, हम कभी किसी से बात नहीं करते तो हम अपने कपड़ों से ही लोगों को बताते हैं कि हमारा ये एटीट्यूड है, हमारी ये सोच है। तो मेरी जो आर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत इमोशनल है और बहुत डायरेक्ट है। तो जब लोग उन्होंने मेरे कपड़े देखे तो उनके गानों के साथ, उनके लिरिक्स के साथ, उनके एटीट्यूड के साथ, क्योंकि एक जो एक सिंगर है उसको अगर वो अंबानी की शादी में जाके गा रहा है, उसको घड़ी मिल रही है, अंबानी कह रहा है, आनंद भाई कह रहे हैं कि आधा घंटा और गा दो दलजीत पाजी, तो मतलब उसमें एक उसकी फॉलोअरशिप है, उसका एक पूरा रियाज है, पूरी मेहनत है उस आर्टिस्ट की। और वो अगर मेरे कपड़े पहन रहा है तो मतलब वो उस मेरी आर्ट से अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपनी ड्राइव को रिलेट कर रहा है। कपड़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है फैशन में, तो कपड़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है कहते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। और मेरी जो आर्ट है वो डायरेक्ट है, और वो जब कोई जिसमें एटीट्यूड होगा, जो अपने आप को राजा समझता होगा, अपने काम का बाप समझता होगा अपने आप को, मतलब मैं अपने काम में हूँ कुछ और मैंने उसने किया हुनर है हुनर है, क्योंकि एक जीवन लग जाता है। और आप सोचो कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं इस एक साल, एक जीवन का मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरे को पास्ट से चलती आ रही है। जो भी कोई इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ये बस सोचना कि उनका उसी 4-5, 25, 30 साल, 50 साल की मेहनत है, वो पास्ट से चलता आता है। नहीं, इसमें विकास भाई आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करें। आपने कहा वो एटीट्यूड कपड़ों पे झलकता है, तो सही मायने में वो जो आर्ट है, क्या उसमें आपका भी एटीट्यूड झलकता है? बिल्कुल झलकता है, डायरेक्ट है मेरी आर्ट, फालतूपना नहीं है, मजाक नहीं करता मैं अपनी आर्ट के साथ। मैं आर्ट तभी बनाने जाऊंगा जब मेरे अंदर कुछ होगा निकालने के लिए। कमाल है, और शायद यही एक सही आर्टिस्ट की पहचान भी है। हाँ, अगर मैं अपनी आर्ट से, देखो मैं शीशे के सामने खड़े होके कपड़े उतार के अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता करेक्ट। कि मैं कहाँ से फूला पड़ा हूँ, कहाँ से दबा पड़ा हूँ। तो मेरे को वो, और मैं अगर अपने आप से झूठ बोलने लग जाऊँगा तो वो मेरा जीवन उसी दिन से माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं आर्टिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर दूंगा। तो जब मैं आर्ट करने जाता हूँ तो मैं अपने आप से सच ही बोलता हूँ जो मैं सोच रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो ऐसी लैंग्वेज है जो मैंने बनाया है, उसको हर इंसान अपने तरीके से, अपने सर्कमस्टांसिस से, अपनी नॉलेज से समझेगा। क्योंकि वो लिखे हुए कोई 1000-2000 वर्ड नहीं है। जैसे किताब होती है उसमें 22,000-23,000 वर्ड होते हैं। वो किताब पढ़ के इंसान समझ लेता है कि हाँ, इस आर्टिस्ट की, इस राइटर की क्या सोच थी। लेकिन जो आर्ट है वो एक ऐसा विजुअल टेक्स्ट है कि उसको देख के लोग अपने समाज, अपने दिमाग से समझते हैं। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं बोल देता हूँ, उसका वो किसी और को ऑफेंड नहीं करता, लेकिन वो मेरे को कहता है कि ये मैंने सच बोला। तो इसलिए मेरी आर्ट डायरेक्ट होती है, और मैं चीज़ों को ब्लैक और वाइट में देखता हूँ हमेशा, हाँ या ना में। हाँ ना में नहीं देखता, ग्रे में कभी नहीं देखता जीवन में, कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जीवन भर में लोग आपको मिलते हैं, हाँ हाँ भी करते हैं, ना भी करते हैं, तो मेरे को वो पसंद ही नहीं है। मतलब बेसिकली एक ओरिजिनल सी अप्रोच है कि जो यहाँ आया, हाँ, उसको आपने जोड़ तोड़ के आर्ट के अंदर जैसे आपको डाल दिया। आपने अमरूद खाया कच्चा, वही टेस्ट है मेरी आर्ट का, मज़ेदार, मतलब मुंह में जाए तो एक बार थोड़ा सा कर हो, दिमाग एकदम छर करे, वो खाने का ही मज़ा है। नमक लगाए खाओगे तो और मज़ा है। तो अपनी आर्ट थोड़ी करारी वैसी है, जैसे कच्चा अमरूद होता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मेरा एक सवाल इससे और निकलता है कि आपने कहा ओरिजिनलिटी, आपने कहा वो एटीट्यूड, मेरा थॉट, मैंने जो दिमाग में कंसीव किया उसको मैंने बहुत डायरेक्ट अपनी आर्ट के अंदर प्रेजेंट कर दिया, और शायद यही आपकी आर्ट की खूबसूरती है। मगर इसके बावजूद भी कभी ऐसा हुआ जहां यू गॉट इंस्पायर्ड विद somebody else's art? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में हम हर मोमेंट पे किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं। खाना खाने में भी इंस्पायर होते हैं, खाना पकाने में भी इंस्पायर होते हैं, कई बार कपड़े पहनने में भी इंस्पायर होते हैं, बात करने में भी इंस्पायर होते हैं। तो आर्ट में क्यों नहीं। कौन से ऐसे जैसे कि आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पायर करते रहे? मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, मैंने कहीं से सीखा नहीं। हम आएंगे इस पे, बट लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो मैं जैसे कि, तो मेरे पास कोई आर्ट का ऐसी समझ थी नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था देखना, तो मैंने कहा बना के देखते हैं। तो जब बना के देखा तो मेरे 2 आर्टिस्ट मेरे को, जिनसे मेरा नेचर मिला, उनकी आर्ट से कनेक्ट बैठा एक तरीके से, कनेक्ट हुआ। मतलब कि एक थे एफ.एन. सूजा और एक पाब्लो पिकासो। उन दोनों के साथ मेरा स्ट्रांगली कनेक्ट रहा। मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन वो मेरे टीचर रहे। विकास जी, ये तो एक लव्य और द्रोणाचार्य की कहानी है। वही खेल है। जिन नामों को लेजेंडरी नाम आप ले रहे हैं, पाब्लो पिकासो, एफ.एन. सूजा साहब, इनके इर्द गिर्द तो
मतलब आर्ट घूमती ही है। हाँ वही आई है। थिंक द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एंड यूरोप। इंटरनेशनल। और इनका नाम हमेशा आर्ट में बहुत ही सम्मान्य, जबकि जबकि मुझे बताएं किस तरीके से, मतलब हाउ इट रिफ्लेक्ट्स, और कहाँ पैब्लो पिकासो रिफ्लेक्ट करते हैं, कहाँ एफ.एन. सूजा साहब के काम आपके कामों में रिफ्लेक्ट करते हैं। और चूंकि देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टाइम इन बिटवीन। मैं जहाँ तक समझता हूँ सूजा साहब के काम 60s 70s लेट 80s तक, उसके बाद वी आर सिटिंग इन 2025. Since when you think that that sort of reflection of these artists had started coming to your works? देखो ये दोनों जो आर्टिस्ट थे, दोनों आर्टिस्ट गुरु हैं। Correct. मेरे गुरु हैं, और Undoubtedly. दोनों मेरे फादर फिगर की तरह हैं। Correct. एक ने मेरा लेफ्ट उंगली पकड़ी है, एक ने मेरी राइट उंगली पकड़ी है, और मेरे को चलाना सिखाया। पर पकड़ी कब? पकड़ी कब, जैसे कि मैंने उनका आर्ट देखा, हाँ. तो मेरे को लगा कि ये आर्ट मेरे को कुछ कह रहा है। फिर जब मैंने उनके ऊपर स्टडी करना शुरू किया आर्ट के ऊपर, तो उन्होंने, जैसे पिकासो साहब की पूरी ज़िंदगी देखोगे आप पिकासो सर की, तो उन्होंने 5 शादियाँ करी, एक छोड़ी दूसरी पकड़ी। अगर उनको बुढ़ापा हुआ तो अगर पुरानी वाइफ को भी प्रॉब्लम थी उसको भी आखिर तक संभाल के रखा। उन्होंने जो आखिर जो 60 ईयर्स में थे, तो एक 21 साल की लड़की से शादी करी जिसने किताब लिखी द लाइफ विद पिकासो, बहुत फेमस बुक रही है। अभी उनकी सारी कलेक्शन बिकने के लिए आई हुई है, क्रिस्टीज़ में बिकी थी कलेक्शन कुछ। तो वो जो आर्टिस्ट थे, उनको जो उस वक्त दिखा उन्होंने उसी को पेंट किया। तो आज भी वही पेंटिंगें इतनी फ्रेश क्यों हैं? क्योंकि वो उन्होंने उस वक्त प्रेजेंट में रह के पेंटिंगें बनाई। करेक्ट। तो वहाँ से मैंने पिकासो सर से, और सूजा सर ने भी जो देखा, सारी दुनिया देखी। जैसे इंडिया के अंदर था, उनका जो स्टाइल था वो थोड़ा सा कभी कहीं पे कुछ एक्सेप्टेबल था, कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जैसे उनको वो प्रॉब्लम कल्चर के हिसाब से उनके पास थी सारी की सारी। तो उन्होंने जो फीमेल को जिस तरीके से देखा, उन्होंने उस तरीके से फीमेल को बनाया। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों जैसे कि एक हम उस वक्त जो देश हमारा क्या कहते हैं उसको आज़ाद हुआ था, और कहते हैं थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, हम यूरोप जैसे इतने उस पर नहीं थे, और आर्ट का कल्चर भी नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। वो आज भी नहीं है एक्चुअली आर्ट का कल्चर। अब तो आर्ट का कल्चर थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन आर्ट का कल्चर पहले तो था ही नहीं। तो वो कंटेम्प्रेरी आर्ट करते थे, बाउंड्रीज तोड़ते थे। तो वो जैसे लोगों को देखते थे, जैसे लोगों को समझते थे, वैसे उनके हेड्स और उनके डिस्टर्बिंग हेड, उनकी लोगों का लालच, लोगों का उनका इनको आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करना, वो सब के सब अपने कैनवस पे उतारते थे। क्योंकि जो देखते थे वो आर्टिस्ट वही उतारता था। और जो पिकासो साहब थे, जो उन्होंने लाइफ में देखता था, जो खूबसूरती देखी, फ्लावर्स देखे, अपना रिलेशनशिप्स देखे, अपने बच्चे देखे, और जो उनके कुत्ते थे, बिल्ली थे, जो उनका घर था, जो उनको सरकार की तरफ से जो सपोर्ट था, वो सब देखा। तो उन्होंने उसी तरीके से कलर ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, और उस तरीके से उन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स को बना के काम बनाया। तो दोनों आर्टिस्टों का एक ही कॉमन चीज़ है कि वो दोनों आर्टिस्टों ने प्रेजेंट में रह के पेंटिंग बनाई। मैंने आपके कामों में भी सेम तरीके के कलर कॉम्बिनेशंस, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, इसका भरपूर इस्तेमाल देखा है। मैं तो रंगबाज आदमी हूँ। मैं रंगों से खेलता हूँ, क्योंकि मैं कलर लगाते वक्त तो मैं कलर ब्लाइंड हो जाता हूँ। मेरे को मतलब कि दिखता नहीं है, मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे लिए सब कलर एक जैसे हो जाते हैं। अगर मैं 100 कलर भी अलग अलग लगाऊंगा एक कैनवस के ऊपर, तो मैं जब लगाते वक्त मेरे लिए वो एक ही कलर चलता है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वो एक ही चलेगा। वो फार्मूला मेरे दिमाग में चलता है कलर्स के बारे में। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आपका कैसे क्लियर? आपने अभी मेंशन किया कि आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो। हाँ, जिंदगी की उधेड़-बुन ने आपको एक आर्टिस्ट बना दिया। ये अच्छा किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो जिंदगी की क्या उधेड़-बुन थी? बहुत सारी थी, जैसे कि मैं हर इंसान की लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। कोई जैसे कि अब हमारे जो मेरी फैमिली थी, उसमें मैं 6 साल में मेरे पिताजी की डेथ होगी। माता जी का बहुत स्ट्रगल रहा, और माता जी बहुत प्यार करती हैं हमको। माता जी का आशीर्वाद है, तभी हम, माँ का आशीर्वाद तभी हम यहाँ पे इतने स्वस्थ बैठे हुए हैं। तो और उन्होंने हमको सिखाया कि बेटा एक ही काम करना है, जो भी कोई काम करो ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, और कोई भी बैगेज घर पे मत लेके आओ रात को। मतलब कि कोई भी, जैसे कि हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो रात को घर में आ जाती है, और सवेरे हमको उसको उल्टी करना पड़ता है, या वो हमारी बीमारी हो जाती है, कोई हमारी प्रॉब्लम होती है। तो काम जब वो कोई बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। लेकिन आर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई बैगेज घर पे लेके नहीं आते। अपनी पीछे की ज़िंदगी में कोई ऐसा कार्य जिसको करके बहुत ज़्यादा इत्मीनान ना मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को अपनी ज़िंदगी का हर मूवमेंट पसंद है। वो उस दिन का राइट डिसीजन था जो मैंने किया होगा। जो आज मैं कर रहा हूँ वो आज का राइट डिसीजन है। मैं कभी रिग्रेट ही नहीं किया लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ का। मैंने अच्छा भी किया हो, बुरा भी किया हो, या लोगों को लगता है बहुत बुरा है कुछ किया हो मैंने, लोगों की नज़रों में बहुत बुरा है, लेकिन मेरे लिए कोई चीज़ बुरी नहीं है, क्योंकि वो उस दिन का मेरा राइट डिसीजन था।
आज का मेरा जो अभी बैठा हूँ तो आज मेरा राइट डिसीजन है। अगर थोड़ी देर पहले अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई या मैं किसी से बात करी, कोई डील करी, तो मेरा उस दिन का राइट डिसीजन था, कल का राइट डिसीजन था। शिक्षा, एजुकेशन कोई ज़्यादा नहीं है। घर तो आपका पूरी तरह किताबों से भरा हुआ है। वो मेरी क्या कहते हैं, मैं इंडिया का अच्छा बड़ा कलेक्टर हूँ। मेरे को किताबें देखने का और पढ़ने का शौक़ है, लेकिन कितनी किताबें होंगी आपके पास? 20,000 से ऊपर किताबें मेरे पास, वर्ल्ड सब की। आर्ट से रिलेटेड है? सब आर्ट, आर्किटेक्चर, सेक्स, क्या कहते हैं उसको, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हर चीज़ के ऊपर, ट्रैवल, फूड। मेरा तो मैं food- अब आपको एक आर्टिस्ट समझूं, हाँ एक साहित्यकार समझूं, हाँ, कुछ नहीं, या एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ इंसान सरल समझूं? सरल मन, जहाँ पे मन बह जाए वही जीवन है। सरल मन के कामों में भगवान शिव, भगवान शिव तो मेरे पिता हैं। गणेशा, हाँ, गणेशा तो उनके, वो मेरे ऐसे बड़े भाई हुए ना गणेशा, तो वो अगर मेरे शिव मेरे पिता हैं तो। एक ऐसा मूर्तिकार जो ईश्वर को बड़ी श्रद्धा से हाँ डिफरेंट मीडियम्स में ढाल रहा है, हाँ, बढ़िया डाल रहा हूँ। कंटेम्पररी का लुक दे रहा है, और लोगों को खासा पसंद भी आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तो सब ऊपर वाले की, वो मैं नहीं बनाना। वो जैसे आपने देखा होगा, वो जगन्नाथ जी का टेम्पल बना था, तो वो एक कहानी है जो कि आए और बंद था दरवाज़ा, वो बंद अपने आप बन रहा था, तो विश्वकर्मा जी आके बना रहे थे, जैसे ही दरवाज़ा खुला वो गायब हो गए। तो वैसे ही है ये, मेरे बनाने से पहले मेरे को नहीं पता होता क्या बन रहा है, और बनने के बाद मैं अभी हैरान होता हूँ क्या बन गया। तो यही तो सच्चे आर्टिस्ट की पहचान होती है। ये भगवान की कृपा है, और कुछ नहीं है, मैं नहीं बना रहा। कॉमर्शियल एंगल अगर हम डालें आपकी आर्ट का, हाँ क्योंकि जीवन को चलाने के लिए पैसे हाँ, की तो बहुत ज़रूरत हाँ। है, कौन सी ऐसी गैलरीज हैं जिनके साथ आप जुड़े रहे? कौन से ऑक्शन हाउसेज हैं जिनके साथ आप जुड़े रहे? किसी अच्छे आर्ट कलेक्टर के साथ आप जुड़े हो तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखो, मैं दुमीमल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उदय जैन के साथ, दुमीमल गैलरी के साथ रेगुलर उनके साथ काम होता है मेरा, वो मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। और कुछ और मेरे दोस्त हैं बड़े सारे जो कि अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, उन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग जगह पे काम करते हैं। और सैफरॉन आर्ट के साथ मेरी कोई ऑक्शन हुई हैं पेंटिंगों की। आस्था गुरु में मेरी पेंटिंग में ऑक्शन रिकॉर्ड किया था एक बार, वो 2 लाख रुपए का एस्टीमेट था, 5.5-6 लाख रुपए की बिकी थी। ये 2023 सितंबर की बात है। 2023 हेड की जो बात है, 23 और 24 सितंबर 2023 की ऑक्शन था। और मेरे पास कलेक्शन में कौन सा कलेक्टर ऐसा है जिसके पास मेरी पेंटिंग नहीं है? सबके पास है। मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ अपनी आर्ट से। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे बताइए विकास, की आर्ट इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट को एक सही मुकाम पर पहुंचाने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेजरली रोल अदा करते हैं? वो खुद है। अगर वो देखो, हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और उसमें हम दोबारा तब जाएंगे जब वो खाना बढ़िया और पका हुआ होगा। कच्चा खाना खिलाएगा तो वो कोई उस होटल में नहीं जाएगा। तो आर्ट भी वैसी है, आपको हमेशा आर्ट पकी हुई, मतलब मैच्योर आर्ट बनानी चाहिए। आपको अपनी आर्ट के ऊपर रोज़ काम करना चाहिए। आप खुद अपने आर्ट बनाने के बाद अगर आपको आर्ट बनाने में 1 दिन लगता है, उसको देखने में 10 दिन लगाओ। आप अपने उसमें से खुद कमियां निकालो, कोई और दूसरा कमियां नहीं निकालेगा। अगर आप फेमस नहीं हो तो कोई ना कोई बकवास करके चला जाएगा। अगर आप फेमस हो तो फालतू चीज़ को भी, उसके लिए वो आपके लिए आर्ट है, उसके लिए वो पैसा है 90% लोगों के लिए। तो आर्ट बनने के बाद क्या हो जाती है? एक प्रोडक्ट हो जाता है, उसकी एक वैल्यूएशन लग जाती है। आर्ट बनने तक ही आर्ट है वो। आर्ट बनने के बाद वो जैसी वो मार्केट में जाती है, ऑक्शन में जाती है, वो सब के सब एक प्रोडक्ट है। कोई ऐसा भी आर्ट हो सकता है जो बेसिकली सिर्फ क्रिएट ही इस मंशा से किया जाए कि ये बहुत हायर प्राइस के ऊपर किसी के कलेक्शन में चला जाएगा, हाँ, कोई गैलरी इसको रिप्रेजेंट कर लेगी, क्या आप उसको सही आर्ट मानते हैं? ना। वो ऐसे साबुन हैं, बहुत लोग बना रहे हैं, एक जैसी पेंटिंगें बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बिक रही है। जैसे आपने सोफ़ा, आज की तारीख में एक सोफ़ा खरीदने जाता है कोई आदमी, तो वो सोफ़ा 20,000-20,000 का भी है, 20 लाख का भी है। 20 लाख का सोफ़ा खरीदने वाला भी है, 2 लाख का सोफ़ा खरीदने वाला भी है, 20,000 का सोफ़ा खरीदने वाला भी है। जो 20 लाख का सोफ़ा खरीदेगा उसको दीवार पे कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक ने लगाया, एक भेड़ चाल शुरू हुई कि एक भेड़ गिरी गड्ढे के अंदर, तो सारी की सारी भेड़ें वहीं गिरना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो एक जैसी पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट हैं, वो एक ऐसे साबुन है, वो एक दिन घिस के ख़त्म हो जाएंगे, जैसे आपके घर पर पड़ा ऐसा सामान जो कचरे में पड़ा रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ही आता है गैलरी का रोल, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका रोल, आर्ट क्रिटिक्स का रोल, जो लोग क्यूरेटर्स हैं उनका रोल, कि सही मायने में इस तरीके की अप्रोच से एक रियल आर्ट की तरफ आदमी को ले जाने के लिए
सही मायने में मेरे लिए एनीथिंग विच इज क्रिएटिविटी इज आर्ट। मैं तो हर एक अच्छी चीज को आर्ट मानता हूँ। तो है ही, आपका जीने का तरीका भी आर्ट है। और इसको सही मायने में एक सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्ट गैलरीज जो पूरे साल कई कई वर्षों से कई कई पीढ़ियों से आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनको एग्जिबिट कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गैलरीज हैं या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आई शुड नॉट से specifically gallery, anybody who has got some sort of expertise towards art, who understand art, जिसने आर्ट को जिया है, समझा है, वो लोग इसके लिए जो प्रयास करते हैं उनको आप कहाँ तक इस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा मानेंगे? नहीं, बड़ा प्रोसेस का हिस्सा है। उनके बगैर हमारी क्या कहते हैं आर्ट लोगों को देख, हम अपनी कितनी पहले के टाइम में इन गैलरीज की और इन एक्सपर्ट्स की पहले ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पहले में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होती थी, नेगेटिव होते थे। एक आर्टिस्ट अगर को पुराना नंदलाल बोस साहब के बड़े सारे लेटर अभी बिके हैं, तो उसमें वो लिखते थे लेटर के ऊपर कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें दुर्गा हो, ये हो, वो हो, जैसे ऐसे कुत्ता बैठा हो, ऐसे बिल्ली बैठी हो, ये सनसेट हो, सनराइज हो। तो पहले वो पेंटिंग लिखते थे। आज की तारीख में वो ज़माना नहीं है। आज की तारीख में मैंने कहीं भी पहुँचना है, मैं पहुँच सकता हूँ, डिजिटल युग है। गैलरीज के पास लोग जा नहीं रहे हैं। गैलरीज बड़े बड़े शोज़ लगा रही है जो जा नहीं रहे हैं। अभी फेयर शुरू हो चुके हैं। फेयर्स में वही लिमिटेड लोग आते हैं। लोग 90% फेयर्स तो वर्ल्ड के फेयर्स अपने इंस्टाग्राम पे और उस पर देख लेते हैं। तो आज की तारीख में जो उनका जो रोल है, जो गैलरीज वगैरह का रोल है, वो उनका रोल और बड़ा हो गया है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है। विकास भाई देखिए, आर्ट कभी भी आज की तारीख में जो रील्स पे देखने वाली चीज नहीं, आज की तारीख में आर्ट जो है 90% जो महंगी 40 करोड़ की 100 करोड़ की पेंटिंग ही बिक रही हैं, वो ऑनलाइन ही बिक रही हैं, गैलरी में टंग के नहीं बिक रही हैं। आप ये सोचो कि अगर वो गैलरी में टंग के बिक रही, कोई नहीं बिक रही, ऑनलाइन वीडियो में बिक रही हैं। नहीं देखिए, ये खरीदने वाले लोग भी पारखी नजर रखते हैं, उनको पता है वो क्या खरीद रहे हैं। तो सिस्टम चेंज हो गया ना सर। अभी अगर मेरे को अभी किसी से मिलने न्यूयॉर्क जाना हो और मेरी सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग हो, तो मेरे को न्यूयॉर्क नहीं जाना, मेरे को वीडियो कॉल करके बात कर लेनी है। मैं कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो जाऊंगा बड़ी से बड़ी भी। तो आज की तारीख में युग चेंज हो चुका है। पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ नेगेटिव पॉजिटिव चलते थे। आज की तारीख में व्हाट्सएप पे पेंटिंगें बिकती हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप पे या किसी रील को देख के या केवल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आप किसी भी आर्ट को तो नहीं खरीद लेते ना। सर, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है ना कि विकास कालरा का ये आर्ट है। हाँ, सबको पता है विकास कालरा ये आर्ट बनाते हैं। हाँ, ये उनका स्टाइल है, ये उनके स्ट्रोक्स हैं, ये उनका मीडियम है, ये इसी तरीके का आर्ट वो बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम को बचाने के लिए या चीज़ों को और सिंपल करने के लिए एक नेगोशिएशन, एक डील कैन बी डन। बट अगर आप बोलो टिपिकली सब कुछ ही ऑनलाइन बिक रहा है, सब कुछ ही ऑनलाइन, तो मैं शायद इस बात से 80% 90% आर्ट का बिजनेस, मैं रोज पेंटिंग बेचता हूँ और रोज काम करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 80 से 90% बिजनेस आज की तारीख में ऑनलाइन ही है। आज की तारीख में अगर मेरे को कोई मेरे से घर से बोले कि तुम जाके घर से लेके हैबिटेट सेंटर में एक शो देखने के लिए जाओ, तो पहले मैं 100 बार सोचूंगा कि मैं 30 मिनट उस पर वेस्ट करूं जाने के लिए। क्या वो ऐसी आर्ट है? ऐसी आर्ट, एक तो आर्टिस्ट ही नहीं रहे आजकल, पहली बात समझ लो। बनाने वाले कुछ है कि आर्टिस्ट नहीं, वही तो रोल ये सारे आर्ट एक्सपर्ट्स का, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का आता है कि गैलरीज बहुत सोच समझ के एक ऐसे आर्टिस्ट को, क्योंकि कमी कहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी कमी, कितने हजारों स्टूडेंट्स BFA MFA करके हर साल निकलते हैं। तो क्या आपके सोच रहे हो जो BFA MFA कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? कॉलेज के अंदर जो कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, क्यों कॉलेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है? प्रिंसिपल खुद आर्टिस्ट बना है, वो अपनी पेंटिंग बना के बेचने में लगा। बच्चों को क्या पढ़ाएगा? घंटा क्या पढ़ाएगा बच्चों को? नहीं, मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी को, आर्टिस्ट को, जिसको आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी हो, जिसको आर्टिस्ट बनना है ना, उसको खुद ही रिसर्च करनी है, अपना विजन खोलना है, अपना टारगेट बनाना है कि उसने कैसा आर्टिस्ट बनना है, किस पॉइंट पे जाना है। हर आर्टिस्ट का जैसे जैसे हमारा खून का सर्कुलेशन, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, वैसे ही हर आर्टिस्ट का नेचर होता है। जैसा वो आर्टिस्ट जैसा वो खाना खाता है, जैसा वो जीता है, जैसा वो रहता है, जैसा वो पहनता है, वैसे ही कलर लगाता है। अगर कोई ढीला आर्टिस्ट होगा तो ढीले कलर लगाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग कलर लगाएगा। सिंपल सी बात है। तो वो आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट बनने की सोच रहा है ना, उसको पहले रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि उसको कहाँ से सीखना है, और उसको खुद ही सीखना है, खुद ही अपना गड्ढा खोदना है और खुद ही पानी पीना है। ये सोचो कि कॉलेज में BFA MFA कोई नहीं सिखाता, सब फालतूपना है, कोई किसी को सिखा के राजी नहीं। आसान विकास, अब आते हैं कि
आर्ट की वैल्यूएशन, आपकी पेंटिंग्स, आपके स्कल्पचर, आपने बताया ऑक्शन में 5 लाख का ऑक्शन प्राइस आया, कौन सी ऐसी आर्ट है जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू पे बिकी एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? देखो अभी मेरे कुछ स्कल्पचर बिके थे, अनंत अंबानी ने लिए, अच्छा। उनके घर पे लग जाके लगाए। एक मैंने गणेशा बनाया था स्टील का, तो वो उन्होंने लिया, अनंत अंबानी जी ने, जामनगर में जाके लगा। आपने तो भेजा था, किसने ट्रांसपोर्ट किया था वो उसको? अपना यूनाइटेड आर्ट लॉजिस्टिक वालों ने। अरे हमारी कंपनी है, आप ही की कंपनी में आपको नाम ही नहीं याद है? तो अपना तो आपका नाम याद है ना, मेरे नाम से क्या होता है? यूनाइटेड, काट देना इसको, नहीं, यूनाइटेड क्यों काट देना? यूनाइटेड आर्ट लॉजिस्टिक्स यूनाइटेड आर्ट लॉजिस्टिक ने किया था, और क्या बढ़िया पैकिंग करके भेजा था, मतलब कि उसको मतलब मज़ेदार काम करके भेजा था, बना के भेजा था। थैंक यू वेरी मच। तो विकास, आर्ट का वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। हाँ। और वैल्यूएशन क्या, मैं जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी आर्ट, कौन से आर्ट पीस ने आपकी क्रिएशन ने सबसे ज़्यादा पैसा आपको दिया है? वो मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना है। मैं जो बनाता हूँ ना वो सब बिक जाता है, मैं स्टेज पे हूँ। नहीं, वो तो एक अच्छी बात है, बट और दूसरा मेरे पास मेरा अब से प्रश्न 5 है, साल तक के मैं सांस ना लूँ, 24 घंटे रेगुलर काम करूँ, 5 साल 10 साल तक, मेरे पास इतने ऑर्डर हैं लोगों के काम के, तो एज ये एन तो आर्टिस्ट, ऑर्डर इन अ सेंस कि मैं इतनी जो पेंटिंग बना दूंगा वो लोग ले लेंगे, कुछ भी बना दूंगा। वो विश्वास है, मतलब आप कहना विश्वास नहीं है, ये मार्केट का बिलीव है कि मैं हाँ, तो मास्टर विश्वास आर्टिस्ट ही हुआ ना कि मैं मास्टर आर्टिस्ट हूँ। आज हूँ, मेरे स्ट्रोक्स मास्टर जैसे हैं, फ्यूचर में मैं मास्टर ही हूँ। मेरे बगैर आर्ट की हिस्ट्री लिखी नहीं जाएगी। कुंभ गए थे? गया था, भगवान शिव की कृपा रही मेरे पे खूब। कितना समय बिताया कुंभ? मैं 3 बार गया कुंभ, 1 महीने के अंदर, अपनी कार से। लोग एक बार नहीं जा पा रहे हैं, आप 3 बार चले गए। मेरे को भगवान ने बुलाया था, मैंने आपके भी 2 बार कर दिए। क्या किया जी, वहाँ जैसे आपने? मैंने तो वहाँ पे भस्म लगाई, अच्छा। साधुओं से मिला, खुद साधु हूँ मैं भगवान के दर्शन करे, माँ को क्या कहते हैं उसको, त्रिवेणी के अंदर खूब नहाया मैं, भगवान को खुद फील किया, क्या बढ़िया मौसम था, क्या शानदार हवा थी, क्या हर जगह में भस्म, हर जगह में खुश, हर जगह भगवान बाबा की कृपा थी। पिताजी साथ थे सारे के सारे, भगवान शिव मेरे पिता हैं, वो साथ थे सारे के सारे, वो सपोर्ट किया, उन्होंने कहा खेलो। आर्ट की क्या प्रेरणा लेके आए वहाँ से? आर्ट की वहाँ पे मतलब ओरिजिनल रहो, जैसे हमारे नागा साधु हैं, कपड़े नहीं पहनते, भस्म लगाते, ओरिजिनल है, ओरिजिनल रहो अपनी आर्ट के अंदर। जितना ओरिजिनल रहोगे उतना खुशी से जियोगे, उतना जितना निर्वस्त्र रहोगे, मतलब कि निर्वस्त्र मतलब कि अपने पर परतें नहीं रखोगे फालतू की, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं रखोगे, और अपने काम में भी वही रखो, अपने विचार में भी वही रखो, अपने नेचर में ही वही रखो। ये नई जनरेशन जो आर्ट बना रही है उसको क्या मैसेज कोई मतलब नहीं है उससे मेरा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है सोचने का वो नई जनरेशन कर क्या रही है। एज अ आर्टिस्ट, आर्ट कम्युनिटी को पढ़ाई अपनी, जो बच्चे जो आजकल काम कर रहे हैं और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो अपने आप को रोके नहीं एक चीज़ के ऊपर। जैसे किसी आर्टिस्ट का एक स्टाइल चल गया, मेरा ये इस तरीके का आलू का पराठा बिकता है, मतलब तो मैं उसी तरह का बनाता रहूँगा आलू का पराठा उस तरह। आपके पास, आप आर्टिस्ट हो, आपके पास एक क्रिएट करने का आपके अंदर क्षमता है, आप अलग अलग चीज़ें बनाओ, कुछ और अपने आप को अलग एक्सप्लोर करो। जैसे एक बंदा बर्तन बेल्ट किए जा रहा है, सारे बर्तन, दुनिया के सारे बर्तन बेल्ट कर दिए, पता नहीं क्या क्या बना दिया, कुछ और बना लो। सारा दिन वही बर्तन, दाल रोटी खाते हो क्या, मूंग की दाल खाते जा रहे हो। एक आर्टिस्ट है, वो काले पीले, मैं नाम क्या लूँ, वो एक ही जैसे हेड बनाया जा रहा है, बिक रहे हैं उसके, लेकिन वो जो एक ही चीज़ बनाया जा रहा है वो क्या है। आपने कितने अलग अलग मीडियम्स पे एक्सपेरिमेंट किया? हर तरीके का एक्सपेरिमेंट किया मैंने। जैसे चारकोल में काम किया है मैंने, हेड्स बनाए हैं, न्यूड्स बनाए हैं, फिगरेटिव बनाए हैं, लैंडस्केप बनाए हैं, अब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप बनाए हैं, कहते हैं सिटी स्केप बनाया है, लैंडस्केप्स बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, नदियाँ बनाई हैं, स्कल्पचर बनाए हैं, फाइबर के बनाए हैं, लकड़ी के बनाए हैं, कागज़ के स्कल्पचर बनाए हैं, पेपर मैशे के स्कल्पचर बनाए हैं, मिट्टी के स्कल्पचर बनाए हैं, आप बताऊँ। फिर उसके बाद फिर ब्रॉन्ज के बनाए, फिर उसके बाद आपके अब स्टील के बना रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो एक दिन ऐसा स्कल्पचर बनाऊंगा जो बातें करेगा। स्कल्पचर बातें करेगा? हाँ, स्कल्पचर बातें करेगा, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, मेरा स्कल्पचर बातें कर रहा होगा आपसे। मेरा सपना है बन जाए एक दिन, मेरा स्कल्पचर स्पेस पे जाएगा, एलॉन मस्क लेके जाएगा। इतना कुछ सोच होनी चाहिए इंसान की। ड्रिंक करते हो? बहुत, कभी ड्रिंक करके आर्टवर्क बनाया? बहुत बनाई है, और सारी बिकी हैं जितनी ड्रिंक करके बनाई है। किसने खरीदी हो? बहुत लोगों ने किया। विक्की कौशल ने, जो अभी एक मेरी शर्ट पहनी थी, वो शराब पी के बनाई थी मैंने पेंटिंग। अच्छा, वो जो कपड़ों पे प्रिंट? नहीं, वो तो उसने अलग पहनी थी। किसने? वो जो दलजीत दोसांझ ने। वो विक्की कौशल ने पहनी थी, वो मेरी वो पार्टी वाला था, मतलब पार्टी में मैं एक
पार्टी बना रहा था, पार्टी चल रही थी मेरे स्टूडियो में, म्यूजिशियन आए थे, म्यूज़िक बजा रहे थे, सारी रात शराब चल रही थी, डांस चल रहा था, बेले डांस ये वो सब पकड़ चल रहा था, और फिर वो मैं शराब पी के पेंटिंग बना रहा था। तो ये शराब पी के पेंटिंग तब बनाते हो नई सोच लेके, या जो सोच ऑलरेडी चल रही होती है उसको दबाने के लिए पीते हो? देखो सोच की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी है, अभी जो पेंटिंग बनाना है ना आदत हो गई है, मतलब रह नहीं सकते बिना पेंटिंग। इसके बगैर एडिक्शन है, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है किसी को, जैसे किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, एडिक्ट हूँ मैं। अगर मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा तो वो मेरे को पेट दर्द करेगी, मेरे सर दर्द करेगी, टांगे दर्द शुरू हो जाएंगी मेरे को जिंदगी का सर ये दीवार पे जाके मारना शुरू कर दूंगा मैं अपना। जिंदगी का लास्ट वो है कि अब इसके बाद मतलब सब कुछ जो है वो इसी में उतार दोगे? वैसे सब कुछ उतार दिया है मैंने, अब जो नया आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो पहले अपने आप को खाली कर चुका हूँ मैं, जितना भी गंद था सब निकाल चुका हूँ। इससे पहले विकास जी, जस्ट फॉर नॉलेज से, क्या इससे पहले क्या क्या किया आपने? जो इंसान आज जस्ट जो आप सब करते हो, टाइम लगा के पैसा कमाते हो ना, वही किया मैंने। नहीं, किस किस चीज का एक्सपेरिमेंट? मेरा अखबारों का काम था, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत शुरुआती बात करो। शुरुआती पहले मैं पहले मैं नौकरी करता था 140 रुपये महीने तनख्वाह पे, फिर मैंने वो का बिज़नेस अपना कर लिया किसी से बातचीत करके, फिर उसके बाद फिर मैंने रेस्टोरेंट चलाया अपने बड़े भाई के साथ, फिर वो भी फ्लॉप रहा, वो साला फालतू काम था, वो टमाटर प्याज खरीदो जाके, क्या करना है, वो कोई एक जैसा खाना बनाओ, ये दाल का टेस्ट वही होना चाहिए जो कल का टेस्ट है, साला फालतू चीज़ थी। फिर लोग आते थे कस्टमर, अच्छा किसी को अच्छा लगता था, किसी को अच्छा नहीं लगता था, कहते कल के स्प्रिंग रोल अच्छे थे, आज के स्प्रिंग रोल अच्छे नहीं, अरे भाई यार रोज़ अलग अलग बन रहे हैं, खा ले चुपचाप, वो नहीं वो कलेशबाजी। फिर मैंने कहा बंद करो इस दुकान को, हम दोनों भाइयों ने मिलकर बंद करी दुकान। फिर उसके बाद गाड़ियों का बिज़नेस किया, कार सेल परचेज का, हमको लगा बहुत वो दिखता था बहुत सुंदर है लेकिन उस वक्त, लेकिन हमको अच्छा लगा, हमने शुरू किया, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी लगी, मतलब कि आखिर में हम पहले चलते थे गाड़ियों में, बाद में स्कूटर पे। ऐसा क्या हो गया? सब में घाटा, वो ऐसे से कलाकार बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अरे आपको पता ही नहीं है, कहते कुछ ना बेच को छोड़ दे देते हैं, गाड़ी का इंजन कोई और है, आरसी कोई और है, गाड़ी कोई और है। ऐसा कभी कुछ हुआ? मायापुरी तो भरा पड़ा उस चीज़ से आपकी। ओहो। तो मतलब कि वो हर तरीके की दुनिया, तो वो देखा, रंग देखे लोगों के, फिर इम्पोर्टेड गाड़ियाँ इंपोर्ट कराई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी बेची, लोगों बड़े बड़े लोगों को देखा गाड़ियाँ खरीदते हुए बेचते हुए, लोगों का एक शौक है, पैशन है, तो फिर उसको मैंने लगा ये भी फालतू काम है, क्योंकि एक्चुअली हम जो काम कर रहे थे, जैसे हमने एक कार खरीदी और कार बेची, तो वो कार का जो हमने मेहनत करी कार खरीद के और बेचने में, हम पैसा तो कमाया या घटाया वो सेकेंडरी टॉक है, लेकिन जो उसके बाद उसकी वो हमारी लाइफ ही नहीं रही, वो हिस्ट्री नहीं रही, वो हमारा टाइम ही वेस्ट हो गया, हमारा काम आगे फ्लो नहीं किया। मैंने पेंटिंग बनाई, किसी ने पेंटिंग खरीद ली, आईपी आज भी मेरे पास है, लेकिन मैंने बनाई है ना, वो मेरी लाइफ की जर्नी के साथ चल रहा है ना वो। तो अब आर्ट पे आके हाँ? एक विराम है कि अब जो कुछ करना है, जो भी दिमाग में है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इमोशंस हैं, जो भी एक्सप्रेशन डालना चाहता हूँ, वो सब एक जरिया बनाऊंगा आर्ट। हाँ एक जरिया बनाऊंगा आर्ट, अभी मैं एक मूवी बनाऊंगा। अब आप आर्ट से मूवी की तरफ वो भी जा रहे आर्ट ही है, मैं मूवी बनाऊंगा। हैं। किस तरीके की मूवी? उसमें मैं अपने आप को बनाऊंगा एज अ करेक्टर, एक कभी मैं उसमें डॉग बन जाऊंगा, कभी मैं उसमें बंदर बन जाऊंगा, कभी मैं उसमें शेर बन जाऊंगा, कभी उसमें सांप बन जाऊंगा एज अ करेक्टर। ऐसी कोई स्टोरी आपके दिमाग में? पूरी मेरी लाइफ स्टोरी है। कभी आप थप्पड़ खाएं हैं, पिटे हो रोड के ऊपर? नहीं ना, मैं पिटा हूँ, वो भी एक्सपीरियंस है। मैं पीटा भी है, वो भी एक्सपीरियंस है। शराब पी के आप कभी नाली में गिरे हो? मैं गिरा हूँ, तो वो भी एक्सपीरियंस है। शराब पी के मैं 5 स्टार होटल में सोया हूँ, वो भी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की खान हो आप। हाँ बस वही है, बस ज़िंदगी वो जिया है। बस जो भी कुछ था, कल मैं किसी दोस्त को एक मैसेज भेजा था, मेरी अच्छी दोस्त है, उसको मैंने मैसेज भेजा था कि हम जो ज़िंदगी जीने का मतलब है कि उसमें रहना, जो हो रहा है होने दो, लेकिन उसमें रहो तो सही, प्रेजेंट तो रहो। अभी मैं जो आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ प्रेजेंट में हूँ, मैं अपनी पास्ट में कुछ नहीं हूँ। सही मायने में जीना भी इसी को कहते हाँ हैं। प्रेजेंट में रहना है, खुश रहो, चिल करना है, लाइफ है। और क्या क्या करते हैं चिल करने मेरे के 2 लिए? बच्चे हैं, बेटे हैं, मेरी वाइफ है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा प्यार करती है मुझे, और बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी वाइफ। और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा म्यूजिशियन है, वो सरोद बजाता है, क्लासिकल प्लेयर है। बड़े वाला बेटा पढ़ाई करता है, वो कुछ जियो पॉलिटिक्स वगैरह करता है, उसको शौक है पढ़ने का, मास्टर कर रखा है, तो वो पढ़ाई करता है। हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में बहुत प्यार है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत है, मेरी माँ से मेरे को बहुत प्यार है, उससे मेरे को बहुत आशीर्वाद मिलता है। मैं अपनी माँ से तभी मिलने जाता हूँ जब मैं बहुत पॉजिटिव होता हूँ, अलग रहता हूँ, लेकिन मैं तभी जाता हूँ उसके पास जब मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रांग होता हूँ, कि वो मेरे को देख के खुश हुए कि मैंने एक शेर पैदा किया है।
शेर तो हैं आप। राजा पैदा किया है, मतलब वो खुश रहता है। राजा भी हैं। हाँ, राजा बेहतर खुश रहता है, परवाह नहीं करता पैसे वैसे। तो क्या है, पैसा तो कमाना हाथ की मैल जैसा है। हम छापते हैं रोज़ पैसा। मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ पैसा ही तो है, वो छापता तो हूँ रोज़ मैं, करेंसी बनाता हूँ मैं रोज़। पर आपको क्या लगता है कि सारे आर्टिस्ट ऐसे ही राजा मेरे हैं? को उससे कोई मतलब नहीं है भाई। मैं किसी के घर में घुस के क्या करूँ? जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेगा ना अपने आप। मैं थोड़ी लेके जाऊँ किसी को। माँ एक टाइम तक उंगली पकड़े चलना सिखाती है, उसके बाद तो खुद ही चलना पड़ता है भाई। राहुल इस गांधी चल पाया? एकलव्य का राहुल गांधी चल पाया आज तक? कितने लोग उंगली पकड़ के बैठे हैं उसकी। इस एकलव्य का द्रोणाचार्य तो मुझे समझ में आ गया। हाँ, क्या इस द्रोणाचार्य का भी कोई एकलव्य है? मेरे तो बहुत हैं, मेरे तो बहुत स्टूडेंट हैं। कैसे सिखाते हो उनको? मैं लोगों को क्या कहते हैं, किसी को आर्ट सीखनी होती है तो वो, मैं अगर किसी को पेंटिंग सीखनी है एक्चुअली, या पेंटिंग से सीखना है, तो मैं उसके साथ टेलीफोन पे कन्वर्सेशन कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे बातें कर लेता हूँ, उसका काम देख लेता हूँ। फिर मैं उसको फिर फोर्स नहीं करता, फिर मैं उसके हिसाब से ये मेरा शौक है, मैं उसके हिसाब से एक बढ़िया कोर्स तैयार करता हूँ। फिर 8-9 घंटे उसको कहता हूँ कि जो मैं कोर्स बनाया है उस पर काम करो, जो मैं कहूँगा वो करो, तो उसको रिजल्ट मिलता है। ऐसे बहुत है आर्टिस्ट, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मेरे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं मेरे सीखे हुए आर्टिस्ट। और बड़े बड़े आर्टिस्टों का मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे से स्पीड सीखने के लिए आते हैं कि विकास कालरा जी, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट जो ऑक्शन में बिक रहे हैं, मेरे से महंगे बिक रहे हैं, मैं पेंटिंग बनाता हूँ, मेरे पीछे बैठते हैं कि विकास जी स्पीड कैसे आती है आपकी पेंटिंग बनाने में, फोर्स कैसे आती है, वो सीखने के लिए आते हैं। मैं बहुतों का टीचर हूँ, गुरु हूँ मैं। विकास जी, मुझे ये बताइए, जीवन में आपने इतने सारे काम किए, न्यूज़पेपर बांटा, नौकरी की, रेस्टोरेंट चलाया, गाड़ियाँ बेची, ये जो आर्ट है ये पूरी तरीके से कब आपकी ज़िंदगी में आ गई? 33 साल की उम्र में, जब मैं 33 साल का था। आज आप कितनी साल के? 52, 53, 20 साल हो गए मेरे को करते हुए आर्ट। मैंने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड आर्ट को दिया है। और ऐसा कोई आर्ट पीस जिससे आपको रिकग्निशन मिली हो, ऐसी कोई क्रिएशन कि आपने आर्ट बनानी शुरू करी, ऐसा तो नहीं होगा कि मसलन पहला ही काम आपका बहुत अच्छे उस पर चला गया या रिकग्नाइज हो गया एज आर्ट पीस, एक मास्टरपीस के रूप में मिला? कौन सा ऐसा आर्ट था बहुत सारे हैं, जैसे कि एक मैंने अभी भगवान शिव पे काम किया था, तो मैंने 216 भगवान शिव के अलग अलग रूप बनाए, तो उसके लिए मेरे को 3 साल लगे बनाने में। मैंने 3 साल कुछ नहीं बनाया, सिर्फ भगवान शिव की साधना करी, मौन रहा, साइलेंस रहा, 10-10 दिन जाके ऋषिकेश रहता था, वहाँ पे साधना करता था। तो वहाँ पे भगवान शिव को मैंने ग्रो करते हुए देखा अपने अंदर। तो अपने अंदर से मैंने 216 अलग अलग रूप बनाना, इट्स नॉट, वो कोई आसान काम नहीं है। ये एक ही कैनवस पे है या अलग अलग है? 12 बाय 12 इंच के 216 रूप, अलग अलग रूप बनाए मैंने भगवान, अलग अलग रूप, सारे अलग अलग रूप। मेरा बड़ा फेमस रहा वो आर्ट वर्क, उसका मेरे को शो भी बहुत अच्छा दिया धूमिमल ने, उनकी गैलरी में शो लगा, बहुत बढ़िया शो लगा मेरा धूमिमल गैलरी में। तो वो मेरा उनका मेरे को बहुत सपोर्ट है, उदय का बहुत सपोर्ट है, मेरे को बहुत अच्छा समझते हैं, अच्छा आर्टिस्ट समझते हैं, उनको बिलीव है। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मेरे पे बिलीव है, जो मेरे से रोज़ खरीदते हैं मेरा काम, उनको भी बिलीव है। तो ये 216 शिवा हेड्स अभी भी आपके पास हैं? मेरे पास अब 108 हैं, 108 बिक चुके हैं। 108 मैंने अपने पास रखा है, मेरा उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि मैं 108 अलग अलग भगवान शिव के स्कल्पचर बनाऊं, अलग अलग ब्रॉन्ज में छोटे छोटे हेड्स बनाऊं, सेम जो पेंटिंग में, पेंटिंग को रेफरेंस लेके, ड्राइंग को रेफरेंस लेके उसका काम करूं। एक बड़ा इंस्टॉलेशन बनाने का मेरा मन है। और जैसे मैं छोटे काम करता रहता हूँ, लेकिन मैं बड़ी आर्ट बनाने का, मतलब एक ऐसी आर्ट बनाने का मन मैं जो चलता है कि जिसमें मैं सोचूं कि इसमें जो कि कुछ लीगेसी, कुछ बड़ी चीज़ हो। जैसे अभी मैंने एक शो बनाया था अर्बन थॉट स्टील का, तो उसमें 12 फुट का एक मैंने हेड बनाया था जिसका टाइटल था माँ। खूबसूरत काम था, शेडो था बहुत बड़ा, सिर्फ हेड था 12 फुट का स्टील का। हैबिटेट लगा, 2 महीने तक उसका शो चला। उसमें मैंने फेमिनिज्म को दिखाया था कि जैसे कि वो मेरा जो शो था, और वो मेरा बड़ा फेमस रहा शो। उस शो के अंदर मैंने बताने की कोशिश करी थी, जैसे कि आजकल के बच्चे शादी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं बना रहे। जैसे जापान देखो इस वक्त क्या कहते हैं उसको, डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है। यूरोप देखो, बच्चों की फैमिलियाँ नहीं हैं, छोटी छोटी फैमिलियाँ हो गई हैं, लोग शादियाँ नहीं कर रहे, कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं, बीवी और बच्चे नहीं बना रहे। ठीक है ना भाई साहब? तो इसके लिए मैंने फेमिनिज्म बताया था कि फेमिनिज्म को स्ट्रांग होना पड़ेगा, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ग्रेस। तो इस तरीके के मैंने बड़े बड़े स्टील के स्कल्पचर बनाए थे कि लोग आपस में मिलें, लड़का लड़की शादी करें, जल्दी जल्दी शादी करें, बच्चे बनाएं, जिससे फैमिली बढ़े, एक और बड़ी बड़ी फैमिली बने। जैसे कि हम टूट गई हैं फैमिलियाँ, तो फैमिलियाँ ज्वाइन करने के लिए मैंने एक वो शो बनाया था। जो मैंने भगवान शिव का बनाया था, तो भगवान शिव के ऊपर बहुत डीप स्टडी करी थी,
रात को अंधेरे में बैठ बैठ के मैंने गंगा किनारे बहुत तपस्या करी, पूजा करी, मेरे को साक्षात्कार हुए भगवान। तो वो इन्होंने निकाला, शो बढ़िया निकाला। फिर अभी मैं एक शो बना रहा हूँ, जैसे जिस तरीके से जो स्टील में शो बना रहा हूँ, वो बहुत खूबसूरत शो है। उसकी इंस्पिरेशन मेरी है वो टेराकोटा आर्मी चाइना की है ना, जो बड़ा सा स्कल्पचर का बोर्ड है, उसको बेस लेके, उसको इंस्पिरेशन लेके, वो मेरी इंस्पिरेशन है। उसमें मैं एक अपना शो बना रहा हूँ, मैं अपनी आर्मी बना रहा हूँ स्टील में। अपनी आर्मी मतलब कि स्टील के स्कल्पचर बना रहा हूँ, उसमें 500 स्कल्पचर, अच्छा, 400। अपने क्रिएटिव माइंड से हाँ, स्टील मीडियम यूज करके हाँ, आप ऐसे स्कल्पचर्स स्कल्पचर बनाओगे बना रहा हूँ जो 400-500 जो स्कल्पचर 400-500 स्कल्पचर जो एक आर्मी की तरह दिखेंगे। आर्मी की तरह दिखेंगे। वो मेरा, मैं बड़े बड़े जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ जो इम्पॉसिबल लगे। अब इन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स को जब आप इनिशिएट करते हो, हाँ, आपका फिजिकल कंट्रीब्यूशन, हाँ, एक 15 फुट 14 फुट का आपने स्कल्पचर तैयार किया, स्टील में उसका मीडियम है, तो इसमें आपका फिजिकल कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कितना आप फिजिकली कितना काम करते हो? या लोग हैं जिनको आपने एक आइडिया कंसीव किया और उसको आपने अपनी अपनी टीम को दिया, जहां वो उसको क्रिएट करने में लगते हैं, और फिर आप चेंजेस या जिस भी तरीके का कोई एडिशन? उसमें हर काम मेरा होता है, हर स्टेज पे काम मेरा होता है। मेरे पास हेल्पर हैं, तो कोई वेल्ड करने वाला है, कोई शीट काटने वाला है, लेकिन जो ड्राइंग है, मेरा हर स्कल्पचर यूनिक स्कल्पचर है, सब सिंगल एडिशन है। जितने भी मेरे स्टील के स्कल्पचर हैं सब सिंगल एडिशन है, कोई डबल एडिशन है ही नहीं। पॉइंट आप समझना, अभी तक जितने सब अलग अलग हैं, तो सारे अलग अलग मेरे को खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो मेरी ड्राइंग्स हैं, वो मेरी ड्राइंग्स तो मेरे ही दिमाग में है ना, और सामने वाले मेरे दिमाग में नहीं होगी। वो मेरे हेल्पर हैं जो वेल्डिंग करते हैं, कुछ पॉलिश करता है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एक आइडिया को पूरा ज़मीन से लेकर ऊपर तक डेवलप करना। क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं इसके लिए? मेरे पास एक सोच चलती है, उस सोच को, जैसे कि मेरे पास ये अभी मेरा जो बन रहा है स्कल्पचर, उसका वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर है। मैं एक्चुअली ब्यूटीफुल आर्ट नहीं बनाता, मैं स्टील में भी वही आर्ट बना रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ, बस सच्ची आर्ट, प्योर आर्ट। नहीं, उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जैसे कि मैं स्टील्स की जो मेरी रॉड होती हैं वो मेरी ड्राइंग होती है, जो उसमें सिंपल है। जैसे मेरी ड्राइंग बहुत स्ट्रांग है, तो वो मेरी ड्राइंग्स होती हैं। और जो स्टील जो ऊपर लगा होता है, जो प्लेट स्टील लगी होती है, वो कलर होता है। ये मेरा प्रोसेस होता है। जैसे मैं कैनवस के ऊपर काम करता हूँ, मैं ब्लैक लाइन खींचता हूँ मोटी मोटी, फिर उसमें कलर लगाता हूँ, तो वही सेम प्रोसेस है। सिंपल है कि जो मेरी ड्राइंग है वो मेरी स्टील की रॉडों में है। ओके। और जो उसके ऊपर जो स्टील की शीटें लगी हुई हैं, वो उसका कलर है। अगर उसको धूप में खड़ा कर दोगे तो यहाँ से डार्क, यहाँ से लाइट दिखेगा, तो उसको मैंने सिंपल कर रखा है। तो वो भी मेरे लिए एक तरीके की ड्राइंग फॉर्म है, सिंपल है। कभी ऐसी फीलिंग इस जर्नी के दौरान आपको आई हो कि बस विकास, बस हो गया? हाँ, 3-4 बार मैंने सोचा सुसाइड कर लूँ, फिर मैं फिर? शराब पी के सो गया। सवेरे उठ के मैंने फिर वो योगा वोगा करी, 20 बच्चे को देखा, मैंने कहा चलो फिर काम शुरू कर देते हैं। वो तो इंसान को रोज़ लगता है कि छोड़ दो काम, फालतू है, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो आप भी कुछ भी कर रहे हो ना, आपको भी लगेगा साला फालतू कर रहा हूँ। मोदी को भी लगता होगा कभी बार मैं क्यों कर रहा हूँ इन सब के लिए। अगले दिन सब ठीक? वो थोड़े ये जो इफेक्शन होता है ना, ये हर एक को आता है। हमारे दर्शकों को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि जब भी ऐसा कुछ नेगेटिव सी फीलिंग आए, हाँ, तो क्या करें? अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत दिन देखो, कलम उठाएं, पेपर उठाएं और जो मर्जी बना दें। नहीं कुछ मत बनाए। अपनी अच्छे कपड़े पहनो, वॉक करने जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे दोस्तों से मिलो, बातें करो, हाँ ही करो, बकवासबाजी करो, टाइम वेस्ट करो, और फिर अगले दिन अपने काम पे चले जाओ। पॉज होना जरूरी है ना लाइफ में। सुनने में आया है कि आमतौर पे बात करते हुए बहुत गालियों का प्रयोग करता है विकास उसके साहब। बगैर तो बात ही नहीं हो पाती। क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पाते कि हम क्या कह रहे हैं। आर्टिफिशियल सा लगता है वो भी। आर्टिफिशियल लगता है। दुनिया में क्या है, गाली वाली कुछ बहुत बुरा शब्द तो है नहीं ना। गाली क्या है, गाली कुछ नहीं होता, वो एक कहने का थ्रो होता है। जैसे हम आर्टिस्ट हैं तो हर चीज़ में एक थ्रो चाहिए होता है, तो थ्रो है उसके अंदर, उसका एक अलग फ्लेवर है, उसका एक अलग रंगीन मिजाज है, उसका एक अलग रस है। जैसे रसगुल्ला खाओ, उसका अलग रस है, हर जगह का अलग रसगुल्ला है। समोसा खाओ तो समोसे का अलग रस होता है। जैसे समोसा खा लिया आपने सूखा चटनी के साथ, अब समोसे के ऊपर आप टिक्की रखो, टिक्की के ऊपर आप छोले रखो, और फिर चटनी डाल के खाओ, उसका मज़ा अलग है। तो वैसी थोड़ी रेस्टोरेंट फिर से आर्ट में आ रहे हैं? रेस्टोरेंट नहीं आ रहा, मेरे को खाना खाने का शौक है, पहले पकाने का। फूडी हैं आप? हाँ, बहुत। क्या क्या बना देते हैं? बनाता तो पहले था, अब खाता हूँ ज़रूर। अच्छा, बट अच्छा उसकी भी रेसिपी आप खुद डिसाइड करते हैं या बनाने वाले पे छोड़ देते हैं? मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे मन का, मेरे को उसी का खाना पसंद है, और साफ़ सुथरा खाना होता है।
हेल्थ पे ध्यान रखता हूँ, डिसिप्लिन आदमी हूँ, अपने पूरे 24 घंटे को 3 भागों में बांटता है, 8 या 24, 8 घंटे सोता हूँ, 8 घंटे एग्जैक्ट काम करता हूँ, 8 घंटे रिलैक्स करता हूँ, सोशल करता हूँ, जो ये सब चल रहा है 8 घंटे का वो सोशल का पार्ट है, योगा वोगा सब कुछ, भगवान की पूजा, और शुक्रगुजार रहता हूँ भगवान का, ग्रेटिट्यूड रहता है भगवान के साथ कि इतना अच्छा जीवन दिया। मैं औरों को भी देखता हूँ उनका जीवन कैसा है, मेरा जीवन औरों से तो अच्छा है। लोगों को जीवन जीने का हाँ, क्या उदाहरण देंगे, क्या सलाह देंगे? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तुम क्या था, कैसा गाना आप सुनाओ तो, कौन सा गाना था? कल भूलोगे खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मजा आया आपसे बात कर विकास, हाँ, और उम्मीद करता हूं कि टॉक 24/7 का यह पहला एपिसोड सभी को पसंद आया होगा, और आगे भी ऐसे ही अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात कराने का जिम्मा लेता हूं। धन्यवाद।